स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कुछ क्षेत्रों को विशुद्ध घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकती हैं, जिससे सशस्त्र बलों को अफस्पा के तहत प्राधिकार प्राप्त होता है। 2. अफस्पा के अंतर्गत सशस्त्र बलों के कार्मिकों को अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही के लिए विधिक कार्यवाही से संरक्षण प्राप्त है, जब तक कि केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 इसे सितंबर 1958 में संसद द्वारा पारित किया गया था और उन पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती हिंसा की रोकथाम करने हेतु इसका कार्यान्वयन किया गया था, जिस पर राज्य सरकारें नियंत्रण करने में असमर्थ थीं। इस अधिनियम में विशुद्ध क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के कर्मियों को विशेष शक्तियां प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कुछ क्षेत्रों को विशुद्ध घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकती हैं, जिससे सशस्त्र बलों को अफस्पा के तहत प्राधिकार मिल जाता है। अतः कथन 1 सही है। विशुद्ध क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के कर्मियों को बल प्रयोग करने, बिना वारंट के गिरफ्तारी करने तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने और खतरों से निपटने के लिए बिना वारंट के तलाशी करने का प्राधिकार है। अफस्पा के अंतर्गत सशस्त्र बलों के कार्मिकों को अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही के लिए विधिक कार्यवाही से संरक्षण प्राप्त है, जब तक कि केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मौद्रिक मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। 2. लागत प्रेरित मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन लागत में वृद्धि से प्रेरित होती है। 3. मांग प्रेरित मुद्रास्फीति अक्सर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से जुड़ी होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग अधिक होती है तो उपभोक्ता उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन लागत में वृद्धि से प्रेरित होती है। अतः कथन 2 सही है। इसका कारण आय में वृद्धि, कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे कारक हो सकते हैं। मौद्रिक मुद्रास्फीति अक्सर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से जुड़ी होती है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहन देता है। 2. यह अनुसंधान संस्कृति और क्षमता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करता है। 3. यह योग्यता आधारित और समग्र मूल्यांकन के लिए परख की शुरुआत करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान 10+2 प्रणाली को नए 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो क्रमशः 3, 8, 8, 11, 11, 14 तथा 14, 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा। यह कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देता है। अतः कथन 1 सही है। यह अनुसंधान संस्कृति और क्षमता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करता है। अतः कथन 2 सही है। यह योग्यता आधारित और समग्र मूल्यांकन के लिए परख या समग्र विकास के प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद या नैक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है।
2. इससे मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों को सलाह देने के लिए वर्ष 2019 में परामर्श नाम से एक योजना शुरू की। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद या नैक, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है। अतः कथन 1 सही है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। नैक ने 1 वर्ष पुराने संस्थानों को कॉलेजों के लिए अनंतिम मान्यता या PAC जारी करने की संभावना का अध्ययन किया। यूजीसी ने वर्ष 2019 में नैक से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों को सलाह देने के लिए परामर्श नामक एक योजना शुरू की। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, सौर, पवन, भूतापीय, बायोगैस, कम प्रभाव वाली जल विद्युत और कुछ योग्य बायोमास स्रोत सभी प्रमुख हरित ऊर्जा स्रोत हैं। कथन 2, सतत विकास और पर्यावरणीय प्रभाव को निम्न करने के लिए हरित ऊर्जा आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सौर, पवन, भूतापीय, बायोगैस, कम प्रभाव वाले जल विद्युत और कुछ योग्य बायोमास स्रोत सभी प्रमुख हरित ऊर्जा स्रोत हैं। अतः कथन 1 सही है। हरित ऊर्जा उत्पादन से वायुमंडल में कोई खतरनाक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हरित ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे स्वच्छ, सतत या नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। अतः कथन 2 सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, वक्फ एक धर्मार्थ निधि है जिसमें कोई व्यक्ति धार्मिक या सामाजिक कल्याण के लिए अपनी संपत्ति दान करता है। 2, वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जिसके पास संपत्ति अर्जित करने, रखने और हस्तांतरित करने का अधिकार है। 3, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार वक्फ रिकॉर्ड्स का निरीक्षण भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 75 द्वारा शासित होगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वक्फ एक धर्मार्थ निधि है जिसमें कोई व्यक्ति धार्मिक या सामाजिक कल्याण के लिए संपत्ति दान करता है, जैसे मस्जिद, स्कूल या अस्पताल का निर्माण। अतः कथन 1 सही है। वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जिसके पास संपत्ति अर्जित करने, रखने और हस्तांतरित करने का अधिकार है। इसमें मुकदमा करने और न्यायालय में मुकदमा चलाने की कानूनी क्षमता है। अतः कथन 2 सही है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार वक्फ रिकॉर्ड्स का निरीक्षण भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 द्वारा शासित होगा। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति या NSAI निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी, नीति आयोग, सी, भारतीय रिजर्व बैंक, डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नीति आयोग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नीति आयोग ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति विकसित की है। इसमें स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट गतिशीलता और शासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग या FC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने के लिए की जाती है। 2, वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएं सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वित्त आयोग वित्तीय आयुक्त संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करने के लिए की जाती है। अतः कथन 1 सही है।
वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की होती हैं और सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग को देश में राजकोषीय संघवाद की आधारशिला के रूप में देखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित कंडिप्पया एक पारंपरिक हस्तशिल्प है जो निम्नलिखित में से किस विशेषता के लिए जाना जाता है? ए, यह तमिलनाडु की एक दर्पण जड़ित लकड़ी की कला है। बी, यह केरल के आदिवासी समुदायों द्वारा बनाई गई एक परावर्तक पैटर्न वाली चटाई है। सी, यह बिहार की एक अनूठी रेशम बुनाई तकनीक है। डी, यह तेलंगाना का एक टेराकोटा शिल्प है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कंडिप्पया का शाब्दिक अर्थ मिरर मैट है। इसके अद्वितीय परावर्तक पैटर्न से लिया गया है जो दर्पण जैसा दिखता है। यह मैट रीड बांस की नरम परतों से बनाई गई है। यह चटाई अपने अनोखे गुणों के लिए जानी जाती है, सर्दियों के दौरान गर्मी प्रदान करना और गर्मियों में शीतलता प्रदान करना। यह शिल्प मुख्य रूप से केरल के उराली, मन्नान, मुथुवा, मलायन और कादर जनजातीय समुदायों द्वारा संरक्षित है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। 2, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में वॉटकिंस रेंज और एस्टोनिंग आल्प्स शामिल हैं। 3, इसका 80% से अधिक भूभाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। 4, यह एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसमें स्वशासन और अपनी संसद है। उपर्युक्त कथनों द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? ए, आइसलैंड, बी, ग्रीनलैंड, सी, स्वालबार्ड, डी, फरो आइलैंड्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ग्रीनलैंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसमें वॉटकिंस रेंज और एस्टोनिंग आल्प्स जैसी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और बोगलर्म और मेजरक जैसी नदियां हैं। इसकी जलवायु आर्कटिक है जिसमें 80% से अधिक बर्फ 4 किलोमीटर मोटी है। कठोर शीत ऋतु -50 डिग्री सेल्सियस, लघु ग्रीष्म ऋतु 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और 2 महीने तक लगातार दिन का प्रकाश रहता है। यह डेनमार्क साम्राज्य के तहत एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में कार्य करता है जिसमें स्वशासन और अपनी संसद है, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में निम्नलिखित सेवाओं पर विचार कीजिए। 1, तत्काल भुगतान सेवा। 2, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह। 3, आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली। 4, राष्ट्रीय वित्तीय स्विच। उपर्युक्त सेवाओं में से कितनी सेवाएं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की पहल हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, केवल 3, डी, सभी 4। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।